साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आई एम श्योर तुम लोगों ने पहले भी यूट्यूब पे देखा होगा, अपने ट्यूशंस में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा। बट इस वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिलने वाली है वो अभी तक की बेस्ट होने वाली है। हाय एवरीवन, दिस इज गीतांजलि। आई एम अ मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी और ये सब्जेक्ट बहुत क्लोज है मेरी लाइफ के और मेरे दिल के भी। इसे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही मुझे बहुत पसंद है एंड यू वुड कम टू नो अबाउट दिस शॉर्टली व्हेन यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस सीरीज में हम आपके साइकोलॉजी टर्म टू एग्जाम के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आई विल बी गिविंग यू इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स along with the important question and answers. तो आई होप एंड आई विश कि जो सपोर्ट आप लोगों ने मुझे सोशियोलॉजी में दिया है वही आप साइकोलॉजी में भी देंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This chapter, guys, is coming for 13 marks in your term 2 exam. This already I hope all of you know, right? तो सबसे पहले आओ देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको करना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले, बेसिक इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मलिटी का, व्हाट इज एबनॉर्मलिटी एंड व्हाट आर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मलिटी का और डिसऑर्डर्स का, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो फैक्टर्स हैं किस वजह से कोई भी एबनॉर्मली बिहेव करता है उनको पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है आपके साइकोलॉजी क्लास 12 सिलेबस का, एटलीस्ट मेरा तो ये फेवरेट है। इसमें हम सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स की बात करने वाले हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। इसकी भी फर्दर कई क्लासेस एंड कैटेगरीज हैं जो आपको मैं चैप्टर में कराऊंगी। चैप्टर में पूरी एनसीईआरटी की समरी है, आपको किसी भी और टॉपिक को रेफर करने की, किसी भी मटेरियल को रेफर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो देख के अगर एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ोगे ना तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब एक बार स्टार्ट करने से पहले एम भी पढ़ लेते हैं चैप्टर का कि हम इस चैप्टर के थ्रू एग्जैक्टली स्टडी क्या क्या करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले we are going to study the basic issues in abnormal behavior and how to identify कि भाई abnormal behavior होता क्या है, इसको identify कैसे किया जाता है, क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि abnormal behavior को कॉज करते हैं, अलग अलग मॉडल्स करेंगे abnormal behavior के, और जो मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो दीज आर द एम्स ऑफ दिस चैप्टर। कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, देखो हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स तो जरूर फेस की हैं, राइट? चाहे एग्जाम से पहले बटरफ्लाइज इन द स्टमक की फीलिंग हो, करियर के बारे में स्ट्रेस हो कि भाई 12th के बाद करना क्या है, एंग्जाइटी हो, है ना, जब मान लो कोई हमारा कोई क्लोज रिलेटिव अनवेल होता है, कोई हमारा फ्रेंड फैमिली मेंबर, तो हमें अजीब सी एक एंग्जाइटी होती है। तो ये सब तो लाइफ का पार्ट है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, राइट? यहां तक तो ठीक है, लेकिन some people have extreme reactions to the problems and stresses of life. उनको लाइफ को देखने का तरीका, उन स्ट्रेसेस से डील करने का तरीका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में है, लेकिन हाउ यू डील विद देम एंड हाउ यू रिएक्ट टू देम इज वेरी डिफरेंट। Their minds and hearts are filled with sorrow, unrest, and they are unable to move ahead in life. उनके साथ जिंदगी में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं या उनको उन इंसिडेंट्स के साथ डील इफेक्टिवली नहीं करना आता, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में सॉरो मतलब बहुत ज्यादा दुख, अनरेस्ट रहता है और वो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते। सो देन वी से दैट दे सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, राइट? तो इन्हीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कॉजेस, इनके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज करते हैं, क्या इनके साइंस है, क्या सिम्टम्स है, पता कैसे चले कि किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या जो उसको फील हो रहा है वो नॉर्मल है। इसी सब टॉपिक्स पे जो है रिसर्चर्स रिसर्च करते रहते हैं। अब बात करें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, तो इन्होंने मैनकाइंड को कम से कम नहीं तो 2500 साल से इंट्रीग करके रखा है। मतलब इस पे जो रिसर्च है, इसकी जो स्टडी है वो 2500 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी है। कॉमनली दे आर नोन एज मेंटल डिसऑर्डर्स। एक कॉमन बैलेंस की अगर हम बात करें तो इनको मेंटल डिसऑर्डर्स बोला जाता है। Like other unusual things, they make us uncomfortable,
एंड समटाइम्स इवन फ्राइटेंड। तो जैसे देखो, हम जिंदगी में हम सब यूजुअल चीजों के आदी होते हैं, हमें अनयूजुअल चीजें समझ में नहीं आती, और आती भी है तो हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है। तो उसी तरह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, कभी कभी हमें डरा भी देते हैं। दे मेक अस फील फ्राइटेंड। लाइफ में जो अनहैप्पीनेस होती है, एंग्जाइटी है, अनरियलाइज्ड पोटेंशियल मतलब जो आपका ट्रू पोटेंशियल, अगर आपने मैस्लो की थ्योरी ध्यान से पढ़ी है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उनके पिरामिड में, नीड हायरार्की जो थ्योरी दी है मैस्लो ने, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट नीड्स दैट एन इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू फुलफिल इन हिज लाइफ। तो एक पिरामिड की शेप में उन्होंने एक नीड हायरार्की बनाई है। तो सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, फिर नीड फॉर बिलोंगिंग सेफ्टी होती है, फिर नीड फॉर बिलोंगिंगनेस होती है, फिर नीड फॉर अचीवमेंट होती है, और सबसे टॉप पे होती है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब हर इंसान चाहता है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन दूं, लेकिन कई बार कुछ चीजों की वजह से हमारा ये पोटेंशियल अनरियलाइज रह जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से हम लोग अडेप्ट नहीं कर पाते। लाइफ का पूरा खेल ही अडेप्टेशन का है, राइट फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न टिल द मोमेंट वी डाई। हम अडेप्ट करने की ही कोशिश करते रहते हैं। अडेप्ट किससे करते हैं? टू द एनवायरमेंट। तो जब हम अडेप्ट नहीं कर पाते, इसकी वजह से हमारी लाइफ में अनहैप्पीनेस, एंग्जाइटी, इस तरह की फीलिंग्स आती है, which is a person's ability to modify her or his behavior. Adaptation मतलब आप कितने सक्षम हैं, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। कि देखो, एनवायरनमेंट तो किसी ऑर्गेनिज्म का सेम नहीं रहता, वो बदलता रहता है, लेकिन उसके बदले आपका बिहेवियर क्या सेम रहता है, और अगर नहीं रहता तो किस हद तक आप अपने आप को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाते हो, इसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं, राइट? और जब ऐसा नहीं हो पाता, दैट गिव्स राइज टू व्हाट वी कॉल एज maladaptive behavior. It's a failure to adapt to the demands of the situation. Abnormal psychology वही एरिया है साइकोलॉजी का which focuses on maladaptive behavior. तो abnormal psychology इसी के साथ डील करता है कि maladaptive behavior exactly है क्या, इसको डायग्नोज कैसे किया जाए, और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, और इसको डायग्नोज करने के बाद इसको ट्रीट कैसे किया जाए सक्सेसफुली। Now let us come to the concept of abnormality and psychological disorders. ठीक है, ये पहला टॉपिक, यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है कि आखिर एबनॉर्मलिटी है क्या और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इनका मीनिंग क्या है। देखो, कोई भी एक ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन एबनॉर्मलिटी की नहीं है। जैसे हर चीज की एक डेफिनेशन होती है, एबनॉर्मलिटी को आप ऐसी कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है जिसके थ्रू आप इसको डिफाइन कर पाए। लेकिन जितने भी डेफिनेशंस हैं उनके 4 कॉमन फीचर्स हैं। इनको हम द 4 Ds कहते हैं। व्हाट आर दीज 4 Ds? These 4 Ds are deviance, distress, dysfunction and danger. अब समझ लेते हैं चारों चीजें क्या है। डिवियंस मतलब जितनी भी एबनॉर्मलिटी की डेफिनेशंस हैं उनमें एक चीज कॉमन है, डिवियंस। डिवियंस मतलब डिफरेंट, कुछ ऐसा बिहेवियर जो औरों से बिल्कुल अलग हो, एक्सट्रीम बिहेवियर, इवन बिजार हो, मतलब जो टोटली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो। तो डिवियंस जरूर होती है एबनॉर्मल बिहेवियर में, नॉर्मल बिहेवियर से वो बिल्कुल अलग होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है एबनॉर्मल बिहेवियर का या एबनॉर्मलिटी का, वो होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब कि अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग, इट इज वेरी अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट किसके लिए होता है ये? जो इंसान एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है उसके लिए भी, और उसके जो आसपास के लोग हैं उनको भी, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट और अपसेटिंग होता है। सो दैट इज व्हाई वी यूज द सेकंड डी व्हिच इज डिस्ट्रेस। द थर्ड डी स्टैंड्स फॉर डिसफंक्शन। मतलब कि डिसफंक्शन मतलब जो नॉर्मली फंक्शन ना कर पाए, क्योंकि ये इंटरफेयर करता है आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज आप कैरी आउट करते हो, आपको उन एक्टिविटीज में इंटरफेयर करता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज dysfunction or dysfunctional rather. It interferes with the person's ability to carry out daily activities in a constructive way. तो एक नॉर्मल इंसान जो है वो अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को नॉर्मली कैरी आउट करता है, लेकिन वही एबनॉर्मल बिहेवियर वाला इंसान, उसका जो बिहेवियर है उसकी डे टू डे लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इस हद तक कि वो उन एक्टिविटीज को कैरी आउट नहीं कर पाता। द नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डेंजर। मतलब ये पोटेंशियली डेंजरस भी हो सकता है,
to the person and to others. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के। इसके बाद सो एबनॉर्मल का देखो, नॉर्मली मतलब होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। एबनॉर्मल क्या, जो नॉर्मल ना हो, राइट। There are two basic and conflicting views to distinguish normal. अब नॉर्मल और एबनॉर्मल में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को समझने के लिए 2 व्यूज हैं हमारे पास, और ये दोनों जो व्यूज हैं बहुत ही बेसिक व्यूज हैं और दोनों ही आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं। अब ये 2 व्यूज क्या है नॉर्मल और एबनॉर्मल को डिस्टिंग्विश करने वाले। इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी का सारा क्रक्स मिल जाएगा, सो जस्ट वॉच इट, यू डोंट नीड टू रीड द एनसीईआरटी आफ्टर दिस, राइट। सबसे पहला जो व्यू है जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल इज दैट, वो कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, इट इज डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, राइट। सोशल जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, दे आर स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट, कि भाई सोसाइटी जो रूल्स ले डाउन करती है कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू बिहेव। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो यूजुअली हमारे सोसाइटी में बोला जाता है कि पीपल शुड गेट मैरिड, गर्ल शुड गेट मैरिड एट अ सर्टेन एज एंड बॉयज ऑल्सो शुड गेट मैरिड एट अ सर्टेन एज। एक नॉर्म ले डाउन कर दिया गया है, राइट। अब जो लोग शादी नहीं करते हैं, हु डिसाइड टू रिमेन अनमैरिड या हु डिसाइड टू मैरी वेरी लेट, उनको यूजुअली सोसाइटी में उनके बिहेवियर को नॉर्मली नहीं देखा जाता। लोग तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं। तो नॉर्म है वो रूल्स, चाहे वो बोलकर बताए जाए या ना बोलकर बताए जाए, जो एक प्रॉपर कंडक्ट के लिए, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर आपसे उसके लिए ले डाउन किए जाते हैं। तो कोई भी ऐसा बिहेवियर जो इन सोशल नॉर्म से अलग होता है उसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। ये पहला व्यू है, राइट, कि व्हाट इज एबनॉर्मलिटी। Those behaviors, thoughts and emotions that break societal norms are considered abnormal. Norms, अभी जो norms है सोसाइटी की, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रूल्स है, कहाँ से ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं हमारी ही कल्चर से। हर एक कल्चर के नॉर्म्स भी अलग होते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहना बहुत एबनॉर्मल माना जाता है, वही इंडिया में इट इज कंसिडर्ड एब्सोल्युटली नॉर्मल, राइट। तो कल्चर टू कल्चर भी जो है सोसाइटी के नॉर्म्स वेरी करते हैं। कल्चर में क्या क्या आ गया, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की वैल्यूज, वहाँ के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, स्कूल, गवर्नमेंट, ये सब हैबिट्स क्या क्या है उस कल्चर के लोगों की, वहाँ की स्किल्स कैसी हैं, वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वहाँ की आर्ट वैल्यूज क्या है, कैसी आर्ट वो लोग पसंद करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर किसी भी सोसाइटी के कल्चर को बनाती हैं। और कल्चर ही फिर नॉर्म्स को जन्म देती है। कल्चर डिसाइड्स द नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी नंबर 1 कह लेते हैं इसको, जहां पे द कल्चर वैल्यूज कॉम्पिटिशन एंड असर्टिवनेस, कि भाई आपको जो है कम्पेटिटिव होना चाहिए लाइफ में, जैसे वेस्टर्न कल्चर्स में होता है। आपको कम्पेटिटिव होना चाहिए और आपको असर्टिव होना चाहिए, और बीइंग अग्रेसिव इज कंप्लीटली फाइन, राइट। वही एक और सोसाइटी है, जैसे सपोज इंडियन सोसाइटी की हम बात कर लेते हैं, जहां पे फैमिली वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। emphasizes family values and cooperation, कि आप देखिए कम्पिटेंट बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन फैमिली कम्स फर्स्ट, राइट। तो ये इंडियन वैल्यूज है। एंड एग्रेशन इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। एग्रेशन को शायद एबनॉर्मली भी देखा जाए कि भाई इतना अग्रेसिव क्यों है ये इंसान। जिस चीज को वेस्टर्न कंट्रीज में नॉर्मलिटी की तरह देखा जाता है, एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह देखा जाता है, उसी चीज को हमारी कल्चर में बिल्कुल ही बिजार या एबनॉर्मल वे में भी देखा जा सकता है, राइट। और एक चीज और है कि सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं ये टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि सोसाइटी ने नॉर्म ले डाउन कर दिया, वैल्यू एक सर्टेन है वही रहेगी, वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होती है। लेकिन ये जो अप्रोच है जो कहता है कि एबनॉर्मलिटी मीन्स नॉर्म्स से जो दूर बिहेवियर होता है, इसका एक क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म ये है कि इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर्स आर नॉट एबनॉर्मल एंड नॉर्मेलिटी इज नथिंग मोर देन कन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म। भाई ये कहता है कि जब तक आप सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ साथ अकॉर्डिंगली बिहेव करोगे आप नॉर्मल हो, लेकिन जहां आपने डिसाइड किया कि हम नहीं फॉलो करेंगे आप एबनॉर्मल, राइट। तो यहाँ पर इस अप्रोच का क्रिटिसिज्म किया जाता है। दिस इज अ मेजर क्रिटिसिज्म, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट अप्रोच है कि मैलअडैप्टिव बिहेवियर क्या है या एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, वो कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर इज मैलअडैप्टिव, राइट। तो एक अप्रोच कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर इज डिविएंस फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स,
और दूसरा कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर इज मैल अडेप्टिव, राइट। अब देख लेते हैं कि ये वाला जो अप्रोच है ये डिटेल में क्या बोलता है। Many psychologists believe that normality is not what is socially acceptable, but one that promotes the well-being of the individual and her or his group. तो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि भाई नॉर्मेलिटी वो नहीं है जो कि सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है या सोशली जो एक्सेप्टेबल होता है, बल्कि वो बिहेवियर नॉर्मल है जो कि आपकी वेलबींग को प्रमोट करे। अब यहाँ वेलबींग का मतलब सिर्फ मेंटेनेंस या सर्वाइवल नहीं होता। वेलबींग का मतलब आपकी ग्रोथ एज अ पर्सन और आपकी पर्सनल फुलफिलमेंट वाली जो फीलिंग है वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। यू कैन इक्वेट दिस विद मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन हिज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। जो टॉप पे जो नीड आती है, वंस वी फुलफिल ऑल आवर नीड्स, जो लास्ट नीड हमारी बचती है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब रियलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल। तो यहाँ वेलबींग का मतलब वो है। तो नॉर्मल बिहेवियर वो है जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने में हेल्प करे। ये थ्योरी कहती है कि बिहेवियर इज सीन एज मैलअडैप्टिव इफ इट इंटरफेयर्स विद द ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। कि ऐसा बिहेवियर मैलअडैप्टिव है, ऐसा बिहेवियर एबनॉर्मल है जो आपको ग्रोथ ना प्रॉपर आपकी होने दे और आपकी प्रॉपर ऑप्टिमल जो फंक्शनिंग है आपकी लाइफ में उसके साथ इंटरफेयर करे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, राइट, लेकिन वो क्लास में चुपचाप बैठना प्रेफर करता है, तो इसको आप नॉर्मल बिहेवियर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उसकी लाइफ की क्वालिटी के साथ इंटरफेयर कर रहा है, उसकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर कर रहा है। अगर वो डाउट्स नहीं पूछेगा तो वो डाउट हमेशा उसके मन में रह जाएगा। इट कैन सपोज इफ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, फिर क्या होगा, ही विल लूज मार्क्स। तो इस तरह का बिहेवियर एबनॉर्मल है जो आपकी ग्रोथ में एक बाधा बनता है, आपको प्रॉपरली ग्रो नहीं होने देता। मैलअडैप्टिव बिहेवियर, according to this approach, says there is a problem, the individual is vulnerable, unable to cope, or there is exceptional amount of stress in the environment। तो जो अगर जनरली हम देखें मैलअडैप्टिव बिहेवियर क्या है, तो हम पाएंगे कि सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम होगी, राइट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, और जो इंडिविजुअल शो कर रहा होगा मैलअडैप्टिव बिहेवियर को, वो वल्नरेबल होगा, वो अपनी उस प्रॉब्लम के साथ प्रॉपरली कोप अप नहीं कर पाएगा, या फिर उसके अंदर उस प्रॉब्लम को लेके एक्सेप्शनल स्ट्रेस होगी, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगी, जो उसके अंदर स्ट्रेस होगी वो एक्सेप्शनल लेवल की होगी, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन नो कि ये वाला जो बिहेवियर है ये मैलअडैप्टिव बिहेवियर है। और हमारे सोसाइटी में आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा स्टिग्मा जो है अटैच्ड होता है मेंटल इलनेस के साथ। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है भी तो वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से बहुत कतराता है, बिकॉज देन पीपल विल लेबल देम एज बीइंग मैड, और यू नो the most derogatory word mentally, तो मेंटल हो गया, इसको पता नहीं क्यों साइकेट्रिस्ट के पास जाना। पीपल विल स्टार्ट लुकिंग डाउन ऑन यू, जबकि मेंटल हेल्थ भी आपकी फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट है। पीपल आर हेजिटेंट टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। अब देखो यहाँ कई बच्चों को पता नहीं होता डिफरेंस क्या है। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको मास्टर्स करनी हो, जैसे आई हैव डन माय मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, राइट। तो अलग अलग फील्ड्स में साइकोलॉजी में मास्टर्स आप कर लेते हैं, उसके बाद आप एक साइकोलॉजिस्ट की अपने नाम के आगे लगा सकते हैं एज अ, आप यू कैन प्रोफेस ऑल्सो एज अ साइकोलॉजिस्ट। आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर सकते हैं, आप काउंसलिंग साइकोलॉजी में कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एमबीबीएस करने के बाद एमडी अपनी साइकोलॉजी में की होती है, तब आपको बोला जाता है साइकेट्रिस्ट, ओके। और साइकेट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह, एंटी एंजाइटी पिल्स। साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द टू। तो लोगों को यूजुअली जाने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको यू नो पीपल विल स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन देम। दे हैव वेग आइडियाज अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उनको कोई क्लियर कट आइडिया तो होता नहीं है। नॉर्मली भी आपने बहुत लोगों को बोलता सुना होगा, जिनको डिप्रेशन का डी भी नहीं पता, वो बोलते सुनेंगे आपको कि अरे इसको तो डिप्रेशन हो गया है। नॉर्मल सैडनेस दे विल कंफ्यूज विद डिप्रेशन, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। So people have vague ideas about psychological disorders and characterize them as superstition. उनको लगता है कि कोई सुपरस्टिशन है, इसके ऊपर तो कोई भूत प्रेत का साया है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है। They either ignore them or they fear them, या तो उनको उससे डर लगता है, क्योंकि हमारे लिए वो एक अननोन चीज है। तो अननोन चीज से डील हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये है ही नहीं, या फिर हमें उससे डर लगता है, वी फियर दैट थिंग, राइट।
तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक एब्नॉर्मलिटी के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस चैप्टर की। देखिए, डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले सारे टॉपिक्स करने आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पार्ट से आ सकता है। सो मेक श्योर ये सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं अपने एग्जाम के लिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो यूजुअली पहले के जमाने में जो है एबनॉर्मल बिहेवियर वो सीन एज सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस, कि भाई कुछ ऐसी शक्तियां हैं, सुपर नेचुरल पावर्स है, मैजिकल फोर्सेस हैं, जिनकी वजह से जो है एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। जो इविल स्पिरिट्स होती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में भूत प्रेत कहते हैं, कि भूत प्रेत का साया है इस इंसान पे, इसलिए ये ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है। And to remove this, they would go to a person known as shaman or the medicine man, इसको हम ओझा भी कहते हैं विलेज साइड में, उनके पास वो जाते थे। तो एक स्पेशल प्रोसीजर फिर उनपे किया जाता था, विच वॉज कॉल्ड एक्सॉर्सिज्म। आप लोगों ने जिसने एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज देखी, बहुत ही कल्ट मूवी है वो, हॉरर की, वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। तो आपको पता होगा एक्सॉर्सिज्म कैसे किया जाता है, ठीक है। कॉन्जरिंग में भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। आई एम अ हॉरर मूवी फैन, ठीक है। कमेंट करके बताना आप में से कौन कौन लोग हैं जिनको हॉरर मूवीज देखना बहुत पसंद है। तो ये प्रोसीजर करके जो है उसको काउंटरएक्ट किया जाता है, कि जिसने भी इन पे काला जादू या टोना टोटका किया हुआ है, हम उसको हटा देंगे काउंटर मैजिक करके, प्रेयर्स करके, राइट। तो शमन कहते हैं उसको, या मेडिसिन मैन या ओझा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि दे आर दोज पीपल जिनके पास कॉन्टैक्ट होता है सुपर नेचुरल फोर्सेस का, और इनके थ्रू जो स्पिरिट्स हैं वो हमारे साथ कम्युनिकेट करती हैं, राइट। एंड दे टेल देम व्हाट नीड्स टू बी डन टू अपीस द स्पिरिट्स, मतलब उन्हें क्या चाहिए, वो क्यों हमें परेशान कर रही हैं, इनके थ्रू वो हमें बताती हैं। तो फिर लोग शमन्स या मेडिसिन मैन के पास जाते हैं, ओझाज के पास जाते हैं। एक और थ्योरी कहती है कि भाई ये क्यों होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इंडिविजुअल्स बिहेव स्ट्रेंजली बिकॉज देयर बॉडीज एंड ब्रेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब बॉडीज एंड ब्रेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली मतलब यहाँ पे बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया। योर बायोलॉजी इज एट फंक्शन हियर। तो इसको हम इसीलिए बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती या ब्रेन, तभी आपको मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो जब आप इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को करेक्ट कर देंगे तो आपका मैलअडैप्टिव बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस अप्रोच हैज टू से। एक और पर्सपेक्टिव भी है इसका, वो है साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब साइकोलॉजिकल अप्रोच कहता है कि भाई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कोई, ये जो सिंबल है ये तो मेरे नोट्स में काफी फ्रीक्वेंटली देखोगे, दिस इज अ सिंबल कॉल्ड साई, ओके। तो साइकोलॉजिकल को मैं ऐसे लिखती हूँ, राइट, दिस मीन्स साइकोलॉजिकल। Psychological problems are caused by inadequacies in the way an individual thinks, feels or perceives the world, right? तो ये कहता है कि भाई हमारे जिस तरह हम सोचते हैं, जैसे हम फील करते हैं, जैसे हम दुनिया को परसीव करते हैं, परसेप्शन मतलब व्हाट मीनिंग वी अटैच टू द इवेंट्स व्हिच हैपन अराउंड अस, राइट। परसेप्शन यही होता है, 11th में पढ़ा था आप लोगों ने। तो ये तीनों चीजें डिटर्मिन करती हैं कि हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो ये अप्रोच इन प्रोसेसेस को इंपॉर्टेंस देता है। अगर ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच की बात करें, विच इज अनदर अप्रोच विच ट्राइज टू रीजन आउट कि भाई लोगों को प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, ये जो अप्रोच था इट वाज डेवलप्ड बाय द फिलोसोफर एंड फिजिशियंस ऑफ एंशिएंट ग्रीस, जैसे कि हिपोक्रेट्स, ही इज आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन, सोक्रेटिस, प्लाटो वाज एन फिलोसोफर। तो ये एंशियंट, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये एंशियंट थ्योरीज है, राइट, जो हिपोक्रेट्स, सोक्रेटिस और प्लाटो ने दी थी। ये कहते हैं कि डिस्टर्ब्ड बिहेवियर अराइजेज आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन, कि भाई इमोशंस आपके कुछ और कह रहे हैं, आप रीजन कुछ और दे रहे हो। तो ऐसे में जो है जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन इमोशन एंड रीजन, दैट इज व्हाट गिव्स राइज टू डिस्टर्ब्ड बिहेवियर। तो ये एंशियंट थ्योरी है। इससे ऐसी थ्योरी गैलन ने दी थी, द 4 ह्यूमर्स थ्योरी। ऐसा कुछ सिमिलर आपने पर्सनालिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो वो अलग थ्योरी थी, लेकिन ये अलग है, ये दिस वाज गिवन बाय गैलन। इसको हम 4 ह्यूमर्स थ्योरी भी कहते हैं। ह्यूमर का मतलब यहाँ है बॉडी फ्लूइड। तो ये कहते हैं कि भाई हमारे बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड होते हैं, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेम, राइट। तो ये चारों ह्यूमर्स जो होते हैं 4 एलिमेंट से बनते हैं। दीज 4 ह्यूमर्स आर फॉर्म्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। What are those 4 elements? Earth, air, water and fire. तो इन 4 एलिमेंट्स को मिला के हमारे 4 ह्यूमर्स बनते हैं।
और ये जो चारों फ्लूइड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिफरेंट टेम्परामेंट। तो जिसमें ब्लड कंपोनेंट ज्यादा होगा उसका टेम्परामेंट अलग होगा, जिसमें ब्लैक बाइल ज्यादा डोमिनेंट होगा उसका अलग टेम्परामेंट होगा, और इनके बीच जो इम्बैलेंस होता है दैट इज व्हाट कॉजेज डिसऑर्डर्स। तो ये अप्रोच कहता है कि इम्बैलेंस बिटवीन दीज बॉडी फ्लूइड्स कॉजेज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये थ्योरी अगर आप कंपेयर करें तो त्रिदोषा जो थ्योरी है हमारे आयुर्वेद की और अथर्ववेद में भी जो मेंशन्ड है कि हमारे अंदर 3 दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफ। तो इवन इंडियन मेडिसिन स्ट्रक्चर भी इसको मानता है कि वात पित्त और कफ में जो इम्बैलेंस होता है तभी उससे हमारी प्रकृति डिसाइड होती है। ये आपने पर्सनालिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, राइट। तो वात पित्त कफ में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स का कॉम्पोजिशन रिस्पॉन्सिबल है, उनका इम्बैलेंस रिस्पॉन्सिबल है हमारे मेंटल डिसऑर्डर, जिसको भी मेंटल डिसऑर्डर होता है उसके लिए, राइट। ये तो हो गई एंशिएंट टाइम्स की बात। अगर मिडिल एजेस की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी थी डीमोनोलॉजी को। डीमोनोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ डीमंस एंड सुपरस्टिशंस। फिर से जो है सुपरस्टिशंस एंड डीमंस दे मेड अ कम बैक। इन्हीं को यूज करके एब्नॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाने लगा। तो डीमोनोलॉजी कहती है कि पीपल विद मेंटल प्रॉब्लम्स आर इविल। तो इनहेरेंटली लोगों में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोग ही बुरे हैं, वो लोग ही इविल हैं जिनके अंदर डीमंस रहते हैं, राइट। एंड मेनी इंसिडेंट्स ऑफ विच हंटिंग। सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज विच हंटिंग, अगर किसी को मान लो विच मान लिया, चुड़ैल जिसको बोला जाता है, मान लिया जाता था, तो उस लेडी को जो है पूरे गांव के लोग मिलकर जला देते थे, उसे मार डालते थे। दिस वाज कॉल्ड विच हंटिंग, क्योंकि उनका मानना था कि इस इंसान में प्रॉब्लम है, जो एब्नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है दैट पर्सन इज इविल, इसको हंट डाउन करो, इसको मार डालो। दिस वाज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन द मिडिल एजेस। इसके बाद क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी प्रिवेल। इसके बाद जो क्रिश्चियन स्पिरिट थी चैरिटी की, लोगों का भला करो, ये प्रिवेल की, राइट। तो कहीं ना कहीं डिमोनोलॉजी का जो इफेक्ट है थोड़ा सा कम हुआ। सेंट ऑगस्टीन रोट एक्सटेंसिवली अबाउट फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि भी लोगों में फीलिंग होती है, उनके अंदर गुस्सा होता है। मेंटल एंग्विश मतलब उनके अंदर गुस्सा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड दिस लेड फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न साइकोडायनामिक थ्योरी। सो जितने भी आप मॉडर्न साइकोडायनामिक थ्योरीज पढ़ते हैं उनका बेसिस यहीं से बना था कि लोगों के अंदर ये सारा जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, ये हमारे अंदर ही होता है, हमारी फीलिंग्स के थ्रू होता है, हमारी मेंटली जो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, जो अनकॉन्शियस में हमारे कॉन्फ्लिक्ट। आपने फ्रॉइड की थ्योरी जब पढ़ी होगी, आपने उसमें पढ़ा होगा, तो यही बेसिस था उन साइकोडायनामिक थ्योरीज का जो फ्रॉइड ने दी थी। इसके बाद अगर रेनेसा पीरियड की बात करें, रेनेसा वो पीरियड था जब मॉडर्न यूरोप में एनलाइटनमेंट आई, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई वहां पे, साइंस, लिटरेचर, आर्ट वगैरह वगैरह की। यहाँ पे फिर से जो है ह्यूमैनिज्म को फोकस में लाया गया कि लोगों के बारे में सोचो, लोग बुरे नहीं होते हैं, यू शुड थिंक अबाउट पीपल। ह्यूमन बीइंग्स became the center of thought processes, right? And there was a lot of curiosity about behavior. So अगर आप जहां भी ये बी विद अ सर्कल लिखा देखें, आप समझ जाइए कि ये मैं बिहेवियर लिख रही हूँ, okay? So there was an increased attention paid to humanism, and there was a lot of curiosity about behavior. Johann Weir, he emphasized psychological conflicts and disturbed interpersonal relationships as causes of psychological disorder. उन्होंने कहा कि भाई कोई evil spirit नहीं होती है, लोग बुरे नहीं होते हैं, बल्कि जब आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती है, मान लो हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं, या फैमिली में जो और रिलेशनशिप्स है वो आपकी सही नहीं है, आपकी फ्रेंडशिप में जो रिलेशंस है वो सही नहीं है, दे आर द रीजंस क्यों हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, राइट। तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स रीजन होती हैं हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। तो अगेन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को फोकस बनाया गया, ना कि किसी इविल स्पिरिट को। इन्होंने इंसिस्ट किया कि जो विचेस होते हैं जिनको आप हंट डाउन करते हो, दे वर मेंटली डिस्टर्ब, कि भैया ये भी लोग हैं, ये भी हमारे तरह तुम्हारी तरह इंसान ही है, इनको मारो मत, इनको जलाओ मत, दे आर मेंटली डिस्टर्ब एंड दे रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि वहीं का ट्रीटमेंट कराओ, इनके अंदर कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है, इनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके बाद 17th और 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ रीजन, जहां पे रीजनिंग की गई। एनलाइटनमेंट की एज भी इसको कहा जाता है, जैसे रेनेसा पीरियड को कहा जाता है, यहाँ पे रीजनिंग कम्स इनटू पिक्चर। अब लोगों ने जो है इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एक साइंटिफिक तरीके से देखना शुरू किया, राइट। इसी को हम रिफॉर्म मूवमेंट का नाम देते हैं। There was a growth of scientific attitude towards psychological disorders in the 18th century.
तो 17th और 18th सेंचुरी में ये जो प्रॉब्लम्स थी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो थे, इनको एक साइंटिफिक तरीके से देखा जाना शुरू किया जाने लगा. There was increased compassion for people who suffered from disorders. मतलब जहां पहले उनको एक शैतान के रूप में, evil के रूप में देखा जाता था, अब लोगों के अंदर उनको लेके compassion आ गया. उनको लगा कि नहीं, they are also human beings, they also deserve kindness and better treatment. Reforms and asylums were initiated in both Europe and America. तो asylum मतलब institutionalization जो है वो शुरू हुई अब mental disorders के लिए. Asylums were built यूरोप और अमेरिका के अंदर, यहाँ पे इनको बनाया गया, और जो एक पूरा परसेप्शन था इन चीजों को लेकर, उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर आया. De-institutionalization, it means the important aspect of reform movement. ये जो रिफॉर्म मूवमेंट थी, बेसिकली इसमें जो ह्यूमंस को सेंट्रल पीस बनाया गया था, अटेंशन का, ज्यादा उनके लिए कंपैशन लोगों में आया था फॉर दोज पीपल हु सफर्ड फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स. इसी को हम रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं. So an important aspect of the reform movement, it aimed at providing community care for recovered mentally ill individuals. तो ऐसे लोग जो रिकवर कर जाते थे मेंटल इलनेसेस से, उनको कम्युनिटी केयर दी जाए, ऐसा इसका कहना था. ये इसी रिफॉर्म मूवमेंट का ही हिस्सा था, एंड इट वाज कॉल्ड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. कि एक बार कोई इंसान ठीक हो जाता है, आप उसको असाइलम से निकालिए, उसे नॉर्मल करने के लिए उसको कम्युनिटी की केयर और कंपैशन की जरूरत है. अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें तो ये सारे जो अप्रोचेस हैं, इनका कन्वर्जेंस हुआ इनटू एन इंटरैक्शनल अप्रोच. कन्वर्जेंस मतलब ये सारे अलग अलग अप्रोचेस जिनकी हमने बात की, ये सब एक साथ मिलकर आए इनटू वन इंटरैक्शनल अप्रोच, जिसको हम बायो साइको सोशल अप्रोच भी कहते हैं. मतलब इसमें तीनों चीजें जो हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, दे प्ले अ रोल इन एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो आज यही माना जाता है कि तीनों चीजों से, सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट नहीं, और सिर्फ सोशल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ऑल थ्री ऑफ देम कम टुगेदर टू कॉज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, राइट. अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं आपके, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. देखिए, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हमें क्लासिफाई करना पड़ता है. क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको हम क्लासिफाई करते हैं. किसी भी चीज को देखो, जितने भी स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स के इस दुनिया में, हमने उसके लिए एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बनाई है ना. उससे क्या होता है कि उनको पहचानना और उनको अलग अलग कैटेगरीज में डालना. मान लो कल को कोई नया प्लांट डिस्कवर होता है, उसको हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक कैटेगरी असाइन कर सकते हैं. इट जस्ट मेक्स थिंग्स मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अस, राइट. तो अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं, इट हेल्प्स साइकोलॉजिस्ट्स, साइकियाट्रिस्ट एंड सोशल वर्कर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अबाउट द डिसऑर्डर. अगर हमें पता होगा कि ये डिसऑर्डर किस कैटेगरी का है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी लोग उस पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट हो, सिर्फ साइकियाट्रिस्ट हो, या दोनों लोग मिलकर उसके साथ काम कर रहे हो, क्योंकि कुछ केसेस में दोनों की हेल्प की जरूरत पड़ती है, या कोई सोशल वर्कर भी इन्वॉल्व है, वो आपस में बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं इफ द डिजीजेस, इफ द डिसऑर्डर्स आर क्लासिफाइड. इट्स कॉजेस एंड द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन देयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. तो उस डिजीज की सारी जो डिटेल्स हैं, वो क्यों हुआ, किस किस प्रोसेस की वजह से उसकी डेवलपमेंट हुई, ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में कम्युनिकेट करना, इन तीनों को आपस में बहुत बेटर हेल्प मिल जाती है उस चीज में. और ये कैरेक्टराइजेशन, ये जो क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जिनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच दे शेयर अमंग देमसेल्व्स. उन्हीं के बेसिस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं. तो DSM-4 जो है, एक ऐसा ही क्लासिफिकेशन है विच स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. अभी तो इसका 5th वॉल्यूम भी आ गया है. इट इज पब्लिश्ड बाय APA, विच इज द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन. और इस मैनुअल के अंदर जितने भी अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया है. आप चाहे तो गूगल पे भी अवेलेबल है, या आप जाके देख सकते हैं. तो हर एक डिसऑर्डर को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है और उनको क्लासिफाई इसके अंदर किया गया है. ये जो मैनुअल है DSM, ये इवेल्युएट करती है पेशेंट को ऑन 5 एक्सेस एंड और 5 डायमेंशंस, राइट.
तो 5 चीजों के आधार पर ये जो भी पेशेंट है जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है, 5 चीजों के बेसिस पे 5 चीजों को ये क्लास देखती है कि 5 फैक्टर्स के अंदर इन 5 डायमेंशंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब उसके बायोलॉजी में क्या इफेक्ट पड़ा है, उसके साइकोलॉजी में क्या इफेक्ट पड़ा है उस डिजीज से, सोशल और बाकी एस्पेक्ट्स में। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल डायमेंशन को ना देख के एक ओवरऑल पिक्चर उस डिजीज की क्रिएट करता है। अगर बात करें इंडिया की, तो हमारे यहाँ फॉलो होता है द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ICD-10, 10 मीन द 10th वॉल्यूम ऑफ इट। तो इंडिया में और बाकी कुछ और कंट्रीज में भी ये यूज होता है। इसको प्रिपेयर किया था WHO ने। तो ये जो ICD है, इसके अंदर हर एक डिसऑर्डर का डिस्क्रिप्शन है, उसके जो मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं, कैसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, बाकी जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं, कैसे आप उसको डायग्नोज करेंगे, वो सारी चीजें इसमें डिटेल में दी रहती हैं। नाउ वी कम टू फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, कि जब भी कोई इंसान, देखो हमने एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ा कि एग्जैक्टली होता क्या है एबनॉर्मल बिहेवियर, जो नॉर्मल से दूर हो, राइट। लेकिन ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि कॉज करते हैं इस बिहेवियर को? तो ऐसे जो मेन फैक्टर्स हैं वो हैं बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इंटरपर्सनल एंड सोशो कल्चरल। मेन ये 3 तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को कॉज करते हैं। अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें सबसे पहले, तो इसमें आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। A wide range of biological factors such as faulty genes, मतलब जीन्स में किसी के कोई प्रॉब्लम हो, जो आपका DNA है वो फॉल्टी हो सकता है। एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस, मतलब जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जो आपके हार्मोन्स हैं, उनके सिक्रीशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, कोई कम सिक्रीट हो रहा है। मैल न्यूट्रिशन, आपका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी है, कोई इंजरी हो गई है, फिजिकल इंजरी, इन सब की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। According to this model, behavior has a biochemical और physiological basis। तो ये मॉडल कहता है कि बिहेवियर डिसाइड होता है आपकी बायोकेमिस्ट्री से, मतलब आपके बॉडी में जो केमिकल प्रोसेसेस चलते हैं वही आधार है आपके बिहेवियर का। बायोलॉजिकल जो रिसर्चर्स होते हैं, they say that psychological disorders are often related to problems in the transmission of messages from one neuron to the other। देखिए, जो बेसिक यूनिट होती है जिससे मैसेज रिले होता है आपकी ब्रेन में, दैट इज योर न्यूरॉन, राइट। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक अपना मैसेज पहुंचाता है थ्रू अ जॉइंट कॉल्ड द साइनैप्स, राइट। 2 न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ साइनैप्स। तो एक न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचता है, वो उसकी बॉडी में ट्रैवल करता है, फिर बीच में साइनैप्स होता है और साइनैप्स के बाद वो दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। दिस मैसेज हैज टू मूव अक्रॉस द स्पेस which is what we call the synapse. When an electric impulse reaches a neuron's ending, the nerve ending is stimulated to release a chemical called neurotransmitter. तो जब भी ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है, तो ये जो आपका स्पेस होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच में, जिसको हम साइनैप्स भी कहते हैं, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आपके मैसेज को लेकर जाते हैं, राइट। लेकिन अगर ये प्रॉपरली सिक्रीट ना हो, एबनॉर्मली सिक्रीट हो, तो उससे कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं which have been linked to low activity of neurotransmitter गामा अम्यूनोब्यूटारिक एसिड। तो गाबा जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर ये कम सिक्रीट होता है तो उससे ऐसा पाया गया है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स उससे हो सकते हैं, एग्रवेट हो सकते हैं, कॉज भी हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया रिलेट हुआ है डोपामीन से, डोपामीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जब ये एक्सेस में रिलीज होता है इट कैन कॉज स्किज़ोफ्रेनिया। एंड डिप्रेशन इज सेड टू बी कॉज ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ऐसा माना गया है कि जब इसके लेवल्स कम हो जाते हैं तो डिप्रेशन इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। इसके अलावा बायोलॉजी में आपके जेनेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के अलावा जो सेकंड फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक एज यू नो, जो कि पेरेंट टू चिल्ड्रन ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में थ्रू आवर डीएनए। ये जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, हमारा जो डीएनए है, ये लिंक किया गया है मूड डिसऑर्डर्स के साथ, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, मेंटल रिटार्डेशन के साथ और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ। मतलब अगर पेरेंट्स में ये सारे डिसऑर्डर्स हैं तो ये
ट्रांसमिट हो सकते हैं इनटू देयर प्रोजेनी और इनटू देयर चिल्ड्रन. A single gene is not responsible for a particular psychological disorder. किसी भी disorder के लिए एक जीन responsible नहीं होता है. Many genes combine to help bring about various and behavioral and emotional reactions, right? तो बहुत सारे genes इकट्ठे होकर इस काम को करते हैं. Biology alone cannot account for most mental disorders. तो सिर्फ जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, अगर हम ये सोचें कि सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स के कमियां ज्यादा रिलीज होने से जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या हेरिडिटरी होते हैं, तो ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट होगी. बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं बट दे आर नॉट द ओनली फैक्टर्स. इसके अलावा अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल मॉडल की, जो सेकंड फैक्टर था विच वाज डिटरमिनिंग एबनॉर्मल बिहेवियर, इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जैसे कि साइकोडायनामिक मॉडल है, बिहेवियरल मॉडल है, कॉग्निटिव मॉडल है, ह्यूमनिस्टिक मॉडल है, जिसको हम ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल भी कहते हैं. तो एक एक करके सारे मॉडल्स को पढ़ लेते हैं. ये जो मॉडल है, मतलब जो आपका साइकोलॉजिकल मॉडल है, दिस लेज एम्फोसिस ऑन साइकोलॉजिकल एंड इंटरपर्सनल फैक्टर्स, कि हमारे ब्रेन में ही, हमारे माइंड में ही कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं उनमें ही कुछ ऐसे छुपी हुई चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है. तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैटरनल डेप्रिवेशन. मैटरनल डेप्रिवेशन मतलब मान लो बहुत कम एज में या राइट एट द मोमेंट द चाइल्ड वाज बोर्न, ही और शी वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर, राइट. सेपरेशन फ्रॉम द मदर, जब वो बच्चा बड़ा हो रहा था उसके चाइल्डहुड के टाइम पे, देयर वाज लैक ऑफ वार्मथ एंड स्टिमुलेशन. उस वक्त उसको वो वार्मथ नहीं मिल पाई अपने पेरेंट्स से, वो रिलेशनशिप में जो एक बच्चे को नर्चरिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, दैट कैन कॉज एबनॉर्मल बिहेवियर. इसके बाद फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जब माँ बाप और बच्चों का जो रिलेशनशिप है उसमें कोई फॉल्ट हो, जैसे कि माँ बाप बच्चे की हर बात को रिजेक्ट कर दें, या फिर वो उसको हर चीज में ओवर प्रोटेक्ट करें, या उसको हर चीज की परमिशन दे, ओवर परमिसिवनेस, या उसको किसी भी चीज की परमिशन ना दे. फॉल्टी डिसिप्लिन हो, बिल्कुल भी उसको डिसिप्लिन में ना रखें या बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखें, तो ऐसे केस में भी एबनॉर्मल बिहेवियर बच्चा शो कर सकता है. इसके अलावा होता है मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जो फैमिली है उसका वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, राइट. कुछ ना कुछ ऐसा घर में हो गया है, फैमिली इनएडिक्वेट है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड फैमिली है. दैट एंड सिवियर स्ट्रेस, बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस होती है, तो ये 4 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है. तो हम कर रहे हैं साइकोलॉजिकल मॉडल. अब साइकोलॉजिकल मॉडल में भी अलग अलग मॉडल्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, साइकोडायनामिक है, बिहेवियरल है, कॉग्निटिव है, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल है और डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल है. तो एक एक करके अब इन सारे मॉडल्स को हम पढ़ लेते हैं. साइकोडायनामिक, देखो डायनामिक वर्ड का मतलब होता है जो बार बार चेंज हो, जो स्टेशनरी ना हो, राइट. तो साइकोडायनामिक का मतलब हुआ ऐसा मॉडल जो कि हमारी साइकोलॉजिकल जो हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं माइंड में, जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, जिसको सबसे पहले प्रोपाउंड किया था फ्रॉइड ने, इफ यू रिमेंबर, ये उसी की बात करता है. तो ये सबसे पुराना, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल मॉडल्स, और ये सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था, या पढ़ चुके हैं पर्सनालिटी वाले चैप्टर में, मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड ने. एंड सिगमंड फ्रॉइड बिलीव्ड कि 3 तरह की फोर्सेस होती हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को शेप करती हैं. थोड़ा सा आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा. इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड होती है हमारी इंस्टिंक्चुअल नीड्स, ऐसी वाइल्ड इंस्टिंक्ट जिसपे हमारा कोई काबू नहीं होता, जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड से ओरिजिनेट होती हैं. इंस्टिंक्चुअल नीड्स, ड्राइव्स एंड इंपल्सेस, राइट. इसके अलावा जो कि हमारे, जो हमें प्लेजर देने का काम करते हैं, जिसमें हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. देन कम्स ईगो, जो कि इड को कहता है कि नहीं, चुप करके बैठे, ये काम प्रैक्टिकल नहीं है. तो जो प्रैक्टिकलिटी है उसकी, जो रियलिटी चेक उसको देता है, वो ईगो देता है. ईगो रिफर्स टू द रैशनल थिंकिंग पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. एंड देन वी हैव द सुपर ईगो, जो एक मोरल चेक देता है इन दोनों इड के ऊपर स्पेशली, राइट. तो ये बताता है कि जो एक्शन इड लेने की सोच रहा है वो मोरली करेक्ट है या नहीं. तो ये है साइकोडायनामिक मॉडल. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल. सो सिगमंड फ्रॉइड एसेंशियली हैज टू से कि जो भी हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करता है, बेसिकली वो हमारे अनकॉन्शियस में हो रहे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होता है, कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और वही मैनिफेस्ट होते हैं हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर में.
एंड दिस कैन बी जनरली ट्रेस टू अर्ली चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी। मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड है और इन्फेंसी वाली जो एज होती है, जब एक इन्फेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड में जाता है, उसी टाइम जो है मोस्ट प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आती है। इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिक्सेशन एंड रिग्रेशन, he basically says that there are 5 stages in the personality development. इसको ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। सो ही सेज कि ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड देन जेनाइटल स्टेज, राइट। तो ये कहते हैं कि अगर किसी भी स्टेज में डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो तो वहां पे हमारा फिक्सेशन हो जाता है, या फिर एक अर्लियर स्टेज में हमारा रिग्रेशन भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट ही हैज टू से अबाउट एबनॉर्मल बिहेवियर, कि सब अनकॉन्शियस माइंड की वजह से हमारे होता है। Psychodynamic theorists believe that behavior, whether normal or abnormal, is determined by psychological forces within the person, कि हमारे अंदर ही जो ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हैं, इसी की वजह से abnormal behavior जो है वो राइज होता है। And we are consciously aware of this, right? हमें पता होता है इसके बारे में कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। These internal forces are dynamic, मतलब they इंटरैक्ट विद वन अनदर। तो जो साइकोडायनामिक फोर्सेस हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे माइंड में चलती रहती हैं, दे कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद वन अनदर एंड देयर इंटरैक्शन गिव्स शेप टू आवर बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस। तो यही साइकोडायनामिक अप्रोच है। ये जो इंटरनल फोर्सेस है हमारी, जो हमारे माइंड में चलती रहती हैं, इन्हीं के इंटरैक्शन की वजह से बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस को हमारे शेप मिलती है, एंड दैट इज हाउ दे आर मैनिफेस्टेड। तो एबनॉर्मल बिहेवियर जब कोई दिखाता है तो एट दैट टाइम इन फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा, लेकिन जहां कॉन्फ्लिक्ट आएगा वहां एबनॉर्मल बिहेवियर आता है। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल मॉडल। ये जो मॉडल है ये कहता है कि नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, बिहेवियर जो है हमेशा लर्न होता है। मतलब हम बिहेवियर को हमेशा बाहर से सीखते हैं, अपनी एनवायरमेंट से सीखते हैं। And psychological disorders are due to maladaptive ways of behaving. तो ये एम्फोसिस ले करता है बिहेवियर को। अगर आप बिहेवियरिस्ट की बात करें, स्किनर, पावलोव, बंजूरा, आपने 11th में पढ़ा है सबके बारे में, राइट। तो ये सब जो है, बंजूरा स्पेशली बात करते हैं मॉडलिंग की, इमिटेशन की। वो कहते हैं कि हमारा सारा जो बिहेवियर होता है हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। हम देखते हैं कि उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एंड देन वी अप्लाई टू आवर ओन बिहेवियर। तो अगर आप बिहेवियर में आपकी कोई मैलअडैप्टेशन होती है, आपको सही से बिहेव करना नहीं आता, दैट इज व्हाट लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मॉडल। इट कंसंट्रेट्स ऑन बिहेवियर्स लर्न थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग की अगर आप बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, इफ यू कैन रिकॉल, अगर आप जो है क्लास 11 को रिकॉल करें तो वहां पर आप कंडीशनिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात होती है, जहां रीइंफोर्समेंट्स की बात होती है, राइट। तो ये कहते हैं कि बिहेवियर सीखा जाता है, राइट। हमारे इंटरनली कोई प्रोसेस नहीं चलता है, हम बाहर से बिहेवियर को लर्न करते हैं। इट प्रपोजेस दैट व्हाट हैज बीन लर्न्ड कैन बी अनलर्न। और ऐसा नहीं है, जैसे कि आपने स्किनर के एक्सपेरिमेंट पे, इफ यू रिमेंबर, वो जो रैट ने जो लीवर प्रेस करना सीखा होता है, अगर वो पैलेट आना फूड का बंद हो जाए तो वो उस बिहेवियर को अनलर्न भी कर देता है, राइट। एक्सटिंक्शन हैपेंस, जैसे हम एक्सटिंक्शन कहते हैं साइकोलॉजी में। तो जो बिहेवियर आपने सीखा है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। दिस इज व्हाट द बिहेवियर स्कूल हैज टू से। नेक्स्ट हम बात करेंगे लर्निंग की। इसी मॉडल में लर्निंग जो है अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू और सोशल लर्निंग के थ्रू, राइट। क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेम्पोरल एसोसिएशन होती है, मतलब टाइम से के साथ एसोसिएटेड होते हैं दो इवेंट्स, राइट, जो कि टाइम में एक साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, अगर क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको याद हो, डॉग वाला जो पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें रिंगिंग ऑफ बेल और फूड के बीच में कुछ गैप था, बट बार बार वो उन दोनों को पेयर करके डॉग को प्रेजेंट कर रहा था। तो इस केस में टेम्पोरल मतलब जो टाइम से रिलेटेड हो, ठीक है, जिनमें टाइम गैप हो थोड़ा सा, लेकिन वो दोनों एसोसिएटेड हैं, मतलब दो इवेंट बार बार हो रहे हैं क्लोज टुगेदर इन टाइम। तो ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की आप अगर बात करें तो यहाँ पर, इफ यू रिमेंबर स्किनर्स बॉक्स, बिहेवियर इज फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड के ऊपर ये काम करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स, इफ यू कैन रिकॉल। तो स्किनर का जो बॉक्स था उसमें जब जब रैट लीवर प्रेस करता था, ही वुड गेट अ फूड पैलेट, तो वहां पे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। सोशल लर्निंग की बात करें तो यहाँ लर्निंग होती है बाय इमिटेशन। दिस वाज गिवन बाय बंजूरा इन द बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट।
तो 3 तरह की लर्निंग की बिहेवियरल स्कूल बात करता है। अब कॉग्निटिव मॉडल पे आ जाए तो कॉग्निटिव वर्ड का मतलब ही हमारे अलग अलग जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो, जैसे थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब, मेमोरी, ये सब इसमें आता है। तो कॉग्निटिव मॉडल जो है ये एम्फसाइज करता है कॉग्निटिव बेसिस पे। इट स्टेट्स दैट एबनॉर्मल फंक्शनिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम, कि आपके कॉग्निशन में जब इश्यूज होते हैं तो आप जो है एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। People may hold inaccurate and irrational assumptions about themselves. So लोग कई बार क्या होता है, अपने ही बारे में बहुत ही inaccurate और irrational assumptions कर लेते हैं। They may also repeatedly think in illogical ways. उनका सोचने का तरीका भी जो है तो थिंकिंग में प्रॉब्लम है, राइट, परसेप्शन में प्रॉब्लम है। These are all cognitive processes. तो लोग जो है इलॉजिकल वेज में सोचते हैं, ओवर जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, मतलब कि एक छोटे से इवेंट को जो है हर चीज पे अप्लाई कर देंगे। उन्होंने कहीं कुछ होता हुआ देख लिया, अगर उन्होंने कोई नेगेटिव एक इवेंट होता हुआ देखा तो उनको लगेगा कि जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है, राइट। सो दे मे ड्रॉ ब्रॉड नेगेटिव कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल इवेंट। दिस इज कॉल्ड ओवर जनरलाइजेशन। नेक्स्ट इज द ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल मॉडल बात करता है ब्रॉडर एस्पेक्ट्स की ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है। ह्यूमैनिस्ट जो होते हैं ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली। तो ये साइको डायनामिक अप्रोच से बहुत अलग है। साइको डायनामिक अप्रोच बेसिकली जो फ्रॉइड का दिया हुआ है, इट व्यूज ह्यूमन बीइंग्स इन अ वेरी नेगेटिव लाइट, कि ह्यूमन बीइंग्स तो प्लेजर सीकिंग होते हैं, हीडोनिस्टिक होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये वाला जो मॉडल है ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स, इनफैक्ट द एंटायर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, it sees human beings as friendly, cooperative and constructive, and they are driven for self actualization, मतलब अपना maximum potential reach करना, Maslow's theory, right, अपना best version बनना, that is self actualization. So इनका human beings को देखने का तरीका बहुत ही अलग है। Existentialists जो होते हैं, जो इसी में ही आते हैं, they believe that from birth we have total freedom to give meaning to our life. तो we build our life ourselves. ऐसी कोई आउटसाइड फोर्स नहीं होती, अपनी जिंदगी हम खुद ही बनाते हैं। और टू अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारे हाथ में है कि हम अपनी लाइफ को क्या मीनिंग दें या ना दें। जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाते, दे विल लिव एन एम्प्टी, इनऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लाइफ। लेकिन जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं वो बहुत ही फुलफिलिंग और फंक्शनल लाइफ को जीते हैं। देन कम्स द सोशो कल्चरल मॉडल। ये दो मॉडल्स हम कर चुके हैं, बायोलॉजिकल मॉडल हो गया है, साइकोलॉजिकल मॉडल हो गया। जो तीसरा मॉडल है विच इज अ सोशो कल्चरल मॉडल। तो सोशो कल्चरल मॉडल बात करता है सोशो कल्चरल फैक्टर्स के बारे में। अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे वॉर एंड वायलेंस है, मान लो किसी ग्रुप के अगेंस्ट प्रेजुडिस हो रहा है, जैसे दलित्स की अगर आप बात करें, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रेजुडिस किया गया है, हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इकोनॉमिक या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड किसी के साथ मान लो प्रॉब्लम्स है, राइट। तो इन सब चीजों से जो है इंसान को आता है स्ट्रेस। जब ये सब चीजें होती हैं, इनमें से कोई एक चीज होती है, तो वो जो इंडिविजुअल होता है, ही अंडरगो स्ट्रेस, ही और शी अंडरगो स्ट्रेस, और इसी स्ट्रेस से राइज होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये है कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स। ये मॉडल कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर को अगर आपने समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल। सोशल फोर्सेस में क्या क्या आएगा? देखिए, सोशल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो काफी चीजें हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर आती हैं। इसमें हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इसमें हमारे सोशल नेटवर्क्स हो सकते हैं, सोसाइटल कंडीशंस हो सकती है, हमारे सोसाइटल लेबल्स है, सोसाइटी जो हम पे लेबल्स कई बार लगा देती है कि करके इनकी बात करते हैं। तो सोशल फैक्टर्स में सबसे पहले है फैमिली का स्ट्रक्चर। तो ऐसी फैमिली मेंबर्स जो आपस में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं। देखो, फैमिली का एक होना, साथ मिलकर चलना एक अलग बात है, लेकिन जब ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है एक दूसरे की एक्टिविटीज में, थॉट्स में, फीलिंग्स में, तो ऐसी फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं, देयर चिल्ड्रन माइट हैव डिफिकल्टी बीइंग इंडिपेंडेंट, क्योंकि इतना ओवर इन्वॉल्वमेंट है कि बच्चे खुद से कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, राइट। तो फैमिली का स्ट्रक्चर बहुत आपको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपके सोशल नेटवर्क्स, मतलब आपके जो सोशल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे हैं, आपके जॉब पे या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं।
सोशल सपोर्ट की बात करें तो ये भी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि जो लोग अकेले रहते हैं, जो आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं, जिनके पास सोशल सपोर्ट नहीं होता, सोशल सपोर्ट मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स जो बहुत ही स्ट्रांग है, फुलफिलिंग है, राइट, जिनके साथ आप रह के बहुत अच्छा फील करते हैं उन लोगों के साथ। तो ऐसा सोशल सपोर्ट जिनके साथ नहीं होता, दे आर लाइकली टू बिकम डिप्रेस्ड। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन की तरफ ऐसा नहीं कि ऐसा हर एक इंसान डिप्रेस्ड हो जाएगा, बट दे आर प्रिडिलेक्टेड टुवर्ड्स इट। उनकी जो प्रिडिलेक्शन है वो ज्यादा होती है डिप्रेस होने की, एंड दे रिमेन डिप्रेस्ड लॉन्गर देन दोज हु हैव गुड फ्रेंडशिप्स। तो अगर किसी को ऑलरेडी डिप्रेशन है, तो जिसके पास सोशल सपोर्ट है, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो उस डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर आ सकता है या बाहर आ सकती है, इफ दे हैव गुड फ्रेंडशिप्स। तो ये रोल होता है। इसके अलावा सोसाइटल लेबल्स की अगर बात करें तो ये वो रोल्स और लेबल्स हैं जो कि असाइन किए जाते हैं ट्रबल्ड लोगों को। जैसे कि मेंटली इल किसी को बोला जाए, आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी सोसाइटी जो है मेंटल डिसऑर्डर्स को ऑलरेडी स्टिग्मेटाइज करके रखा हुआ है लोगों ने। अब तो सिचुएशन पहले से बहुत बेटर है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस उस लेवल का नहीं है। तो किसी को मेंटली इल कह देना, मेंटल कह देना, राइट, इससे क्या होता है कि लोग, पीपल आर एनकरेज टू एक्ट से कि ठीक है, अब लोग मुझे इसी तरह देख रहे हैं तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगा। एंड सच पीपल ग्रेजुअली लर्न टू एक्सेप्ट एंड प्ले द सिक रोल। उनको लगता है कि जब सब मुझे ऐसा ही बोलते हैं तो लेट मी बिहेव इन दिस वे, फिर मैं नॉर्मली क्यों बिहेव करूं। एंड दैट इज व्हाई द फंक्शन इन अ डिस्टर्ब। तो ये था आपका सोशो कल्चरल मॉडल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट मॉडल आपने इसमें करना है वो है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, राइट। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो एक्सप्लेनेशन देता है एबनॉर्मल बिहेवियर की, वो है आपका डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। तो ये कहता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप व्हेन अ डायथेसिस, मतलब बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर। देखो, डिसऑर्डर तो किसी को भी हो सकता है, हमने बहुत सारे रीजंस देखे हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशो कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कोई इंसान ज्यादा इस चीज के लिए प्री डिस्पोजिशन होती है उसकी, मतलब किसी के चांसेस ज्यादा होते हैं इनको डेवलप करने के और किसी के कम होते हैं, राइट। तो किसी के कितने चांसेस हैं एक डिसऑर्डर को डेवलप करने के, उसको हम डायथेसिस कहते हैं। तो कोई किसी डिसऑर्डर को डेवलप करेगा या नहीं करेगा, इट इज सेट ऑफ बाय स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कि जब भी स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस आपका जो प्री डिस्पोजिशन है टुवर्ड्स डेवलपिंग दैट डिसऑर्डर, आपके जो चांसेस हैं उसको बढ़ा देती है। दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ दिस मॉडल इज। इस कंपोनेंट के इस मॉडल के जो है 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है डायथेसिस और प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एबरेशन, मतलब कि कुछ ऐसा बायोलॉजिकल फैक्टर है जो आपने अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लिया है, उसकी वजह से आपके चांसेस ज्यादा है उस चीज को डेवलप करने के, उस डिसऑर्डर को डेवलप करने के। दूसरा है कि इट मे कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, द पर्सन इज एट रिस्क। तो आप डेवलप नहीं करेंगे, बट आपका रिस्क ज्यादा होगा कि आप फ्यूचर में डेवलप उस डिसऑर्डर को कर सकते हैं। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स, मतलब कि पैथोजन मतलब पैथोज मींस अ डिजीज, तो पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स मतलब ऐसे स्ट्रेसर्स जो कि डिजीज कॉज करेंगे। इसको हम बेसिकली मान लो कोई ऑलरेडी एट रिस्क है और इन स्ट्रेसर से वो एक्सपोज हो जाता है, तो उसको डेफिनेटली वो डिसऑर्डर को डेवलप करेगा ही करेगा। तो ये 3 मेन इसके कंपोनेंट्स हैं। दिस मॉडल हैज बीन अप्लाइड टू मेनी डिसऑर्डर्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। तो आई होप ये डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। मेनली एंजाइटी, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया पे इसको अप्लाई सक्सेसफुली किया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। इसके अंदर भी और कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, सम स्पेशल फोबियाज, ओसीडी जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, एंड पीटीएसडी व्हिच इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, राइट। तो इनके अलावा जो है एक एक करके हम सारे डिसऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इसको ध्यान से वीडियो को देखें। एनी डाउट्स इफ यू हैव, यू आर फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। देखो, थोड़ी बहुत एंजाइटी जो है वो तो एक्सपेक्टेड है और वो नॉर्मल भी है और वो जरूरी भी है, क्योंकि वो मोटिवेट करती है हमें हमारे काम के लिए। अब एग्जाम से पहले अगर बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी तो आप मेहनत नहीं करोगे, राइट। तो
वो तो नॉर्मल है। लेकिन जब बहुत ज्यादा हाई लेवल की एंजाइटी किसी को हो जाती है, जो कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रेसिंग होती है कि उसके नॉर्मल डे टू डे जो लाइफ है उसमें इंटरफेयर करे, उसको प्रॉपरली फंक्शन ना करने दे अपनी लाइफ में, दैट इज व्हाट वी कॉल एन एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज अ डिफ्यूज वेग वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग। मतलब डिफ्यूज है, कोई एक ऐसी स्पेशल फीलिंग नहीं है जिसको आप डिस्क्राइब करो, बहुत ही डिफ्यूज है, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं एक बिखरी हुई सी फीलिंग है, वेग है, कुछ स्पेशल नहीं है उसके अंदर, उसको आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, वेगनेस है उसके अंदर, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, और बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट फीलिंग है। किस चीज की? फियर एंड एप्रीहेंशन, डर लगना बहुत ज्यादा, और किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन होना, डाउट्स होना, अजीब तरीके का फियर लगना, बहुत ही अनप्लेजेंट फीलिंग जिसका कोई रीजन आपको समझ में ना आए और बहुत ही वेग हो, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। सिम्टम्स अगर इसकी बात करें तो हार्ट रेट बहुत तेज हो जाती है, ब्रेथ में शॉर्टनेस, मतलब आप हाफना, मतलब आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, डायरिया हो सकता है किसी को, कोई जो है लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब खाना नहीं खा पाएंगे, कोई किसी किसी को चक्कर या बेहोशी भी हो सकती है, फेंटिंग एंड डिजीनेस की फीलिंग भी हो सकती है, देयर कुड बी प्रोफ्यूज स्वेटिंग, एंशियस जब कोई इंसान होता है बहुत ज्यादा स्वेटिंग उसको हो सकती है, स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्रेमर्स, मतलब बहुत ज्यादा हाथ या पैर उसके शेक करेंगे, शेकिंग मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होंगी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के जो है डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, जिसको हम GADB बोलते हैं शॉर्ट में। तो जनरलाइज्ड है मतलब ये एक जनरल डिसऑर्डर है। इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड, मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है। वेग, अगेन जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो। अनएक्सप्लेन, जिसे आप एक्सप्लेन ही ना कर पाओ। एंड इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंस फियर होता है विच इज नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये किसी एक चीज के साथ अटैच नहीं होता है, राइट? जैसे हम कहते हैं कि हमें भूत से डर लगता है, किसी को भूत से डर लगता है, लेकिन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज नॉट भूत वाला डर। उसमें एटलीस्ट आपको पता है आपको भूत से डर लगता है, लेकिन यहाँ आपको यही समझ में नहीं आता कि डर आपको लग किस रहा है और क्यों लग रहा है। सिम्टम्स की अगर बात कर ले तो यू वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर, बहुत ज्यादा चिंता करना फ्यूचर के बारे में, सोच सोच कर क्या होगा कैसे होगा। हाइपर विजिलेंस, मतलब एक तो विजिलेंस होते हैं, आप अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखते हैं, इसमें हाइपर विजिलेंट आप हो जाते हैं, कॉन्स्टेंटली आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहेंगे, कोई डेंजर तो नहीं है, कहीं मुझे किसी चीज से खतरा तो नहीं है। इसके अलावा मोटर टेंशन, मतलब आपके जो मोटर नर्व्स हैं, आपके जो, देखिए दो तरह की नर्व्स होती हैं बॉडी में, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी वो है जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं, मोटर वो है जो ब्रेन से आपके बॉडी में मैसेज लेकर जाती हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो इस वजह से जो है आपकी मसल्स रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा रेस्टलेस रहेंगे, रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, विजिबली शेकी एंड टेंस फीलिंग हमेशा एक रहेगी आप पे। देन वी हैव द पैनिक डिसऑर्डर। आपने बहुत बार सुना होगा कि वो पैनिक कर गया, एक पैनिक सिचुएशन में आ गया। तो पैनिक डिसऑर्डर इज अ फ्रीक्वेंटली रिकरिंग एंजाइटी अटैक, जो बार बार हो रहा है, बार बार एंजाइटी अटैक हो रहा है, राइट? इन विच अ पर्सन फील्स इंटेंस टेरर। तो जो बार बार एंजाइटी का एपिसोड जब रिपीट होता है उसको हम पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, देयर इज एन एब्रप्ट सर्ज ऑफ एंजाइटी, एकदम से एंजाइटी का जो अमाउंट है बॉडी में वो बढ़ जाता है, राइजिंग टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुली आर प्रेजेंट। जैसे ही वो स्टिमुलस, देखिए जनरलाइज्ड में आपको ये नहीं पता कि रीजन क्या है, लेकिन यहाँ पर आप जब उस स्टिमुलस के बारे में सोचते हो तो आपके अंदर बहुत ज्यादा अचानक से डर, एंजाइटी बढ़ जाती है आपके अंदर, राइट? एब्रप्ट सर्ज होता है उस चीज का। सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता इंसान इसमें, डिजीनेस हो सकती है, मतलब चक्कर आ सकते हैं, ट्रेम्बलिंग, प्रेसिपिटेशंस, चोकिंग, ऐसा लगेगा कोई आपका गला दबा रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, नोजिया, सिर घूमना, जैसे वॉमिटिंग होने जैसा मन करना, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन, सांस प्रॉपरली आप नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम पागल हो जाएंगे, आई गो क्रेजी, आई लूज कंट्रोल, आई एम डाइंग, इस तरह की फीलिंग, बहुत इंटेंस ये जो है इसकी फीलिंग होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोबियाज की, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फोबियाज। फोबियाज जो है इरैशनल फियर्स होते हैं। इरैशनल मतलब जिसके पीछे कोई रैशनैले ना हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, ऐसा डर,
उसको हम फोबिया कहते हैं। रिलेटेड टू ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है। किसी को पानी से डर लगता है, उसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को स्पाइडर से डर लगता है, किसी को क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगता है, उसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, लोगों के लिए भी हो सकता है। बहुत लोगों को लोगों से ही डर लगता है, राइट, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। सिचुएशन से भी फोबिया हो सकता है, राइट। तो फोबियाज की अगर हम बात करें, देखिए फोबिया डेवलप स्टार्टिंग में ग्रेजुअली जीएडी से ही होता है। पहले जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है और धीरे धीरे वो डेवलप कर जाता है इनटू अ फोबिया। ओके, यूजुअली फोबियाज 3 तरीके के हो सकते हैं। स्पेसिफिक फोबिया होगा जिसमें आपको इंटेंस फियर होगा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल का, या वो कोई भी एनिमल हो सकता है, और बीइंग इन एन इनक्लोज्ड स्पेस की, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से आपको डर लगेगा। सोशल फोबिया में बहुत ज्यादा इंटेंस फियर, देखो एक तो होता है शाइनेस कि आप बाहर जाने में आपको शाई फील हो रहा है लोगों से इंटरेक्ट करने में, लेकिन यहाँ आपको इतना ज्यादा डर लगेगा कि मतलब आप बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाएंगे दूसरों के साथ डील करने में। दैट इज सोशल फोबिया। अगोराफोबिया इज फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशंस, राइट। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपने पहले जिसको आपने एनकाउंटर ना किया हो, उसके प्रति जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डर होता है, उसको हम अगोराफोबिया कहते हैं। और कई लोगों में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने घर तक से निकलते नहीं, अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू एनकाउंटर एनी न्यू सिचुएशन। इसके बाद बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, जिसको हम ओसीडी भी कहते हैं। तो जिन लोगों को ओसीडी होता है वो बेसिकली अपने दे आर preoccupied with specific ideas, right, or unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act। बार बार हाथ धोएंगे, बार बार चेक करेंगे, बार बार जो है मतलब एक ही चीज को बार बार करेंगे वो, एंड दे आर नॉट एबल टू स्टॉप देमसेल्व्स। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक ही आइडिया को सोचते रहेंगे, एक ही एक्टिविटी को करते रहेंगे, राइट। इसी एक एक्टिविटी को करेंगे, आप एक सीरीज ऑफ एक्ट्स को भी कर सकते हैं, और इस वजह से उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो इफेक्ट हो जाती है। जैसे कि वॉशिंग हैंड्स एवरी टाइम दे टच समथिंग, बार बार हाथ धोएंगे, फ्लोर पे कोई पैटर्न है सिर्फ उसी के अंदर वो चलेंगे, बाहर नहीं चलेंगे, राइट। तो इसके दो पार्ट्स जो है ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव। ऑब्सेसिव बिहेवियर मतलब एक चीज के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, नॉट एबल टू स्टॉप योरसेल्फ। जो भी इसमें लोग होते हैं उनको ये आइडियाज जो है, ऐसे थॉट्स हैं, ये यूजुअली अनप्लेजेंट या शेमफुल भी लगते हैं, स्टिल दे आर अनेबल टू स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट देम। फिर है कंपल्सिव। कंपल्सिव का मतलब है कि कुछ ऐसे बिहेवियर जिनको उनको बार बार करने का मन करता है, वो बार बार, जैसे बार बार हाथ धोना, एंड जैसे बार बार काउंट करेंगे किसी चीज को, एक बार नहीं कर, बार बार काउंट करेंगे, पैसा है उसको बार बार काउंट करेंगे, बार बार कोई चीज ऑर्डर करेंगे, चेक करेंगे, बार बार टच करेंगे, वॉश करेंगे, इस तरह के एक्शंस को रिपीटेडली दे विल कैरी आउट। दिस इज द कंपल्सिव पार्ट। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव दोनों कंपोनेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। Then we have PTSD, which is the last type of anxiety disorder that we have. It is also called post traumatic stress disorder, मतलब ऐसा stress disorder जो किसी ट्रॉमा के बाद होता है। तो ये ऐसे लोगों के साथ होता है यूजुअली जो या तो किसी नेचुरल डिजास्टर में जो है, जिनके साथ बहुत ज्यादा बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे कि मान लो सुनामी आ गई, अब परिवार के बाकी लोग तो चले गए, लेकिन एक इंसान है वो बच गया, उसने पूरा वो एक्सपीरियंस किया है, राइट। या फिर दे आर विक्टिम्स ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट्स। तो ऐसी सिचुएशंस के जो विक्टिम्स होते हैं, या मान लो कोई वॉर जैसी सिचुएशन का कोई सर्वाइवर है, सीरियस एक्सीडेंट का सर्वाइवर है, तो ऐसे लोगों को ये बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या होगा, बार बार उस इंसान को उस चीज के सपने आएंगे, बार बार रिकरेंट ड्रीम्स आएंगे, फ्लैशबैक्स आएंगे, वही चीज बार बार उसके माइंड में घूमेगी, कंसंट्रेट वो नहीं कर पाएगा, इमोशनली वो नम हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा वो इमोशनली बिल्कुल खाली हो चुका है, उसे कुछ फील ही नहीं होता, राइट। तो इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे, बाकी सारे डिसऑर्डर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी गाइस, व्हिच इज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के रिविजन में, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।